अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज हम कैम्ब्रिज ओ लेवल का अकाउंटिंग का पेपर 2 करेंगे, जिसका कोड 7707 है और ये पेपर में जून 2024 में आया है। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और 5 गिवन होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 20 से 21 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है कि Edo is a trader who only sells on credit. His trade receivables at 1 April 2024 were as follows. नीचे नूरो, माया, एवा, रेशल के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये हमें गिवन है और अप्रैल के दौरान जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो हमें गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है। लिखा हुआ है कि प्रिपेयर द सेल्स जर्नल फॉर अप्रैल 2024, टोटल द सेल्स जर्नल एंड इंडिकेट द लेजर अकाउंट टू विच द टोटल would be posted। अच्छा जी, अप्रैल 2 की जो ट्रांजैक्शन है वो लिखी हुई है सोल्ड गुड्स टू एवा, लिस्ट प्राइस $150 लेस 6% ट्रेड डिस्काउंट्स। अगर हम लोग इसका 6% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो वो इस तरह करेंगे कि $150 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6% के साथ तो $9 आ जाएगा। और आपको इस बात का पता है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। चले हम इसको एडो के सेल्स जर्नल में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2024 अप्रैल 2, डिटेल्स में लिखेंगे एवा और 150 में से $9 माइनस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 141। अप्रैल 9 को लिखा हुआ जी रिसीव टेलीफोन ट्रांसफर फ्रॉम एवा 689। ये जो ट्रांजैक्शन है ये बेसिकली सेल्स लेजर से कंसर्न है, बिकॉज यहाँ पर कोई सेल्स वो नहीं हो रही बल्कि रिसीविंग मिली है। जो हमारा कस्टमर है एवा उसने हमें पे बैक किया है थ्रू बैंक, सो इसका जो ताल्लुक है वो सेल्स जर्नल के साथ नहीं है। अप्रैल 12 को लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू नूरो $165। ये ऑब्वियसली वो सेल्स जर्नल से रिलेटेड है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अप्रैल 12। यहाँ डिटेल्स में लिखेंगे नूरो और अमाउंट्स पे लिख देते हैं 165। अप्रैल 13 को रिसीव्ड चेक 627 फ्रॉम माया इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस ऑफ 660। अगेन ये जो ट्रांजैक्शन है इसका ताल्लुक सेल्स जर्नल के साथ नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सेल्स नहीं की गई बल्कि जो सेल्स पहले से की हुई थी उनके पैसे चेक की सूरत में इस कस्टमर ने पे किए हैं। और यहाँ पर यह बात देखने वाली है कि जो पैसे उससे लेने थे वो 660 थे, लेकिन वहाँ से जो अमाउंट हमें मिली है वो 627 है। तो इन दोनों अमाउंट्स का जो डिफरेंस है वो $33 है और ये बेसिकली कैश डिस्काउंट है। अप्रैल 19 को लिखा हुआ है रिसीव्ड $760 फ्रॉम नूरू बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। Nuru had deducted 5% cash discount। अगेन इसका ताल्लुक सेल जर्नल के साथ नहीं है, बिकॉज गुड्स सेल नहीं हुई बल्कि रिसीविंग हुई है दैट ऑलरेडी हैव बीन सोल्ड। लेकिन इसमें से जो बात समझने वाली है वो ये है कि नूरू ने 5% कैश डिस्काउंट करने के बाद पैसे दिए हैं। अब यहाँ पर लाजमी तौर पर ये देखना जरूरी है कि ये अमाउंट एक्चुअल थी कितनी, आई मीन रिसीवेबल कितनी थी। तो ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको आप डिवाइड कर दें 95% के साथ, ठीक। बिकॉज ये जो 760 है ये बेसिकली एक्चुअल अमाउंट का 95% है। तो उसके साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो हमें जो अमाउंट मिली है वो है 800। तो दैट मीन्स 800 वाज द ओरिजिनल अमाउंट दैट वाज सपोज टू बी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, बट एक्चुअली हमें वहाँ से मिले 760। तो यहाँ पर जो $40 है वो कैश डिस्काउंट है और इसको बाकायदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन है कि नूरो रिटर्न गुड्स $30। तो अगेन यहाँ पर जो बात देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर सेल्स नहीं हुई बल्कि रिटर्न हुई है। तो चूंकि सेल्स नहीं हुई तो इस ट्रांजैक्शन का ताल्लुक भी सेल्स जर्नल के साथ नहीं है बल्कि इसको भी हम सेल्स लेजर में लिखेंगे। अप्रैल 21 में लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू माया, लिस्ट प्राइस $480 और इसका जो ट्रेड डिस्काउंट है 5% एंड कैश डिस्काउंट 5% इफ इनवॉइस पेड विद इन 30 डेज। यहाँ पर जो बात है वो ये है कि ये बेसिकली सेल्स हुई हैं तो ये जो सेल्स है इसको सेल्स जर्नल में लिखा जाएगा, लेकिन इसकी जो लिस्ट प्राइस है वो $480 की है और इस पर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 5% का है। 480 का 5% कैलकुलेट कर लेते हैं और ये बनता है हमारे पास $24। एंड हम जानते हैं इस बात को कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। हाँ, अगर ये जो क्लाइंट है विद इन 30 डेज पे
कर देगा तो बिजनेस इसको 5% कैश डिस्काउंट देगा। लेकिन अगर ये विद इन 30 डेज पेमेंट नहीं करेगा तो इसको जो अभी जो ट्रेड डिस्काउंट 5% मिल रहा है बस इतना ही होगा और इसको 5% कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर विद इन 30 डेज पेमेंट होगी तो कैश डिस्काउंट जो फर्दर है वो मिलेगा, अगर विद इन 30 डेज पेमेंट नहीं होगी तो जो फर्दर 5% का जो डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा। इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर सेल्स जनरल में लिख लेते हैं, अप्रैल 21 माया लिख लेते हैं और $480 की जो लिस्ट प्राइस है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट $24 से ये माइनस करते हैं। सबट्रैक्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट है 456 में यहाँ पर लिख लेते हैं। अप्रैल 30 की जो ट्रांजैक्शन है वो है कि रेचल हैज बिकम बैंकरप्ट एंड एडो डिसाइड्स टू राइट ऑफ द अमाउंट ओइंग फ्रॉम हर एज इररिकवरेबल। रेचल जो कि बिजनेस का एक क्लाइंट है, कस्टमर है, वो बैंकरप्ट हो चुका है तो एडो ने डिसाइड किया है कि जो भी अमाउंट उसकी तरफ ड्यू है उसको इररिकवरेबल डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इररिकवरेबल डिक्लेयर करने का मतलब ये हुआ कि उसको बैड डेट कह दिया जाएगा कि ये अमाउंट हमें नहीं मिलेगी। तो चूंकि सेल्स नहीं हुई तो लिहाजा इस ट्रांजैक्शन का ताल्लुक भी जो है वो सेल्स के साथ नहीं है, सेल्स जर्नल के साथ नहीं है, तो इसको हम लोग सेल्स लेजर में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा रिक्वायर्ड में था कि टोटल द सेल जर्नल यानी कि इस सेल जर्नल का टोटल किया जाए और इंडिकेट द लेजर अकाउंट टू विच द टोटल वुड बी पोस्टेड, कि इस टोटल को किस लेजर में पोस्ट किया जाएगा। तो उस लेजर का नाम है सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो हम अप्रैल 30 को इस सेल्स जर्नल का टोटल कर लेते हैं और ये जितना भी टोटल होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे सेल्स अकाउंट में। ठीक है, जो कि 762 है। जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरह है कि अप्रैल 2 और 21 और जो 30 अप्रैल जिसमें आपने टोटल को ट्रांसफर करना है, इन तीनों ट्रांजैक्शन का एक एक मार्क मिलेगा। अगर आप इसको सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आपके ये जो 3 मार्क्स हैं ये सिक्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है कि प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द अमाउंट ओइंग बाय रेचल एंड नैरेटिव इज रिक्वायर्ड। अप्रैल 30 को जो ट्रांजैक्शन हमें दी गई थी वो लिखी हुई थी कि रेचल हैज बिकम बैंकरप्ट एंड एडो डिसाइड्स टू राइट ऑफ द अमाउंट ओइंग फ्रॉम हर एज इररिकवरेबल। इसके लिए एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इररिकवरेबल डेट्स को एज ए लॉस बिजनेस का वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि जब भी लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं या इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे। और रेचल हमारा चूँकि कस्टमर है, क्लाइंट है, एक रिसीवेबल है और इस रिसीवेबल यानी कि इस एसेट में कमी हो रही है। एंड वी नो दैट कि जब भी हमारे रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स में कमी होती है तो उनको क्रेडिट किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेचल को हम क्रेडिट करेंगे और इनके सामने अमाउंट लिख देंगे 215 और नरेशन लिख देते हैं कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम रेचल रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल। और यहाँ पर सही डेबिट और क्रेडिट और नरेशन लिखने पर आपको एक एक मार्क मिल जाएगा। सो इस तरह आपके जो टोटल 3 मार्क्स है वो यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच एडो रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग अप्रैल 2024। यहाँ पर एक तो अप्रैल 9 की जो ट्रांजैक्शन है कि रिसीव्ड टेलीफोन ट्रांसफर फ्रॉम एवा 689 की, तो ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एवा 689। और अप्रैल 13 में रिसीव चेक 627 फ्रॉम माया फुल सेटलमेंट ऑफ इनवाइस फॉर 660। जो अप्रैल 13 की जो एंट्री है ये लिख लेते हैं माया की, और जो हमें एक्चुअल अमाउंट मिली है सिर्फ वो ही लिखेंगे 627 ना कि 660। ठीक है, तो अप्रैल 19 में जो रिसीव हुआ है 760 फ्रॉम नूरू बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र एंड नूरू हैड डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट काटने के बाद जो क्लाइंट है उसने 760 अमाउंट सेंड किया है, वो अमाउंट लिख देंगे 760। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं जो कि टोटल बनेगा 2076 और इसका टोटल करने का ही एक मार्क मिलना है आपको 2076। अगर आपका करेक्ट टोटल होगा तो ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी का पार्ट 2 है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट विच एडो अलाउड इन अप्रैल 2024। तो इसके लिए अप्रैल 13 में जो रिसीव हुआ चेक $627 का माया से इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन इनवाइस ऑफ 660, तो ये बेसिकली कैश डिस्काउंट है जो कि $33 का बनता है।
तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माया $33। और अप्रैल 19 में जो रिसीविंग हुई है $760 की फ्रॉम नूरू बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, और नूरू हैड डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। ये जो कैलकुलेशन हमने की इस पे हमें पता चला कि एक्चुअल जो अमाउंट थी वो $800 थी, जिस वजह से 760 हमें मिला। सो इस तरह जो $40 है वो एक डिस्काउंट है। यहाँ लिख लेते हैं नूरू और $40, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं जो कि बनते हैं $73। $40 का जो डिस्काउंट है वो अगर सही कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1 मार्क मिलेगा, और उसके बाद जो टोटल अगर अमाउंट आपका सही मैच हो जाता है तो वो 1 मार्क मिलेगा। तो टोटल इस तरह 2 मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है, प्रिपेयर एडोज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर अप्रैल 2024। अच्छा, यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को रिसीवेबल अकाउंट भी कह सकते हैं, बिकॉज जितनी भी अमाउंट ड्यू होती है तमाम कस्टमर से उसका ये बेसिकली टोटल यहाँ पर शो करवाता है। तो जितने भी कस्टमर्स हैं वो हमारे जिनसे अमाउंट ड्यू है वो हमारे बेसिकली रिसीवेबल्स हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली एक रिसीवेबल अकाउंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डेबिट साइड है उसमें हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से जो रिसीवेबल्स है वो इंक्रीज होता है तो वो यहाँ पे लिखी जाएंगे, जैसे कि टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट हो गया वो यहाँ पर डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपके रिसीवेबल्स में कमी होती है, डिक्रीज होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे, जैसे कि टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न्स अकाउंट हो गया, या टोटल ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स हो गए, या कोई बैड डेट्स वगैरह कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अगर हो तो वो यहाँ पर लिखी जाएंगी, जिनकी वजह से जो रिसीवेबल्स हैं वो डिक्रीज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस जो कि 3658 है। इसको लिख लेते हैं डेबिट साइड पे। और सेल्स लिख लेते हैं अप्रैल 30 पे टोटल करके, बिकॉज इन सेल्स की वजह से रिसीवेबल्स में इंक्रीज होगा तो ये लिख लेते हैं 762। और क्रेडिट साइड पे वो तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से हमारे रिसीवेबल्स में कमी होगी, लाइक जैसे कि जितने भी पैसे हमारे रिसीवेबल से हमें मिले हैं वो सारी इकट्ठे करके यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट सी का पार्ट 1 था, इसमें हमने टोटल कैलकुलेट किया हुआ जो पैसे टोटल मिले हैं इसको अपने तमाम कस्टमर से, वो है 2076, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। बाकी जो सेल्स रिटर्न्स हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं $30 की। और जो डिस्काउंट अलाउड है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे इस जगह पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो पार्ट सी है, इसका जो पार्ट 2 है उसमें जो टोटल जो कैश डिस्काउंट है वो $73 का है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसी तरह जो पार्ट बी जिसमें जो रिकवरेबल डेट्स रिकॉर्ड किए गए 215 के, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इन तमाम ट्रांजैक्शन की वजह से जो रिसीवेबल्स हैं उनमें कमी आई है। यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी लग रही है, इसका टोटल करते हैं तो वो बनता है 4420। इसी टोटल को क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे और इस टोटल में से जो तमाम ऊपर ट्रांजैक्शन हैं इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बाकी बचेगी वो है 2026, जिसको हम लोग बैलेंस CD बोल देंगे, ठीक है। और ये तमाम जो काम है वो अप्रैल 30 के डेट पे होगा। तो इसी बैलेंस को फिर नए मंथ के लिए यानी कि मई 1 में इसी बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लेते हैं डेबिट साइड पे। और ये चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है कि सेल्स अकाउंट, बैंक और यानी कि कैश रिसीव, और बैंक यानी कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, सेल्स रिटर्न्स, डिस्काउंट अलाउड, फिर रिकवरेबल डेट्स और बैलेंस ब्रॉड डाउन करने पर सही लिखने पर आपको एक मार्क मिलेगा। तो इस तरह आपके 6 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है कि एडो इज कंसिडरिंग चेंजिंग his credit terms. He would introduce more credit checks on new customers and would increase cash discount to 7.5% for payment within 30 days. Required ये है part E में advise Edo whether or not he should make these changes to his credit terms. Justify your answer by providing 2 advantages and 2 disadvantages of changing his credit terms. तो यहाँ पर 2 advantages और 2 disadvantages लिखेंगे और एक recommendation देंगे
मिलेंगे। तो 2 एडवांटेजेस लिखने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 डिसएडवांटेजेस लिखने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और अपनी बाद में रिकमेंडेशन देने पर 1 मार्क मिलेगा आपको। सही है, चले मैं अपना पहला जो एडवांटेज है वो यहाँ पे लिखता हूँ। 7.5% कैश डिस्काउंट देने पर हो सकता है कि जो न्यू कस्टमर्स हैं वो थोड़े से अट्रैक्ट हों और जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको शायद थोड़ी सी ये अट्रैक्शन मिले तो वो जल्दी पेमेंट करें ताकि ज़्यादा डिस्काउंट मिले। इस तरीके से हो सकता है कि सेल्स है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ लिख लेते हैं ऑफरिंग 7.5% कैश डिस्काउंट मे अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड encourage existing ones to buy more, potentially boosting sales। और दूसरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जब डिस्काउंट का रेट अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो इस तरीके से जो क्लाइंट्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी कि वो टाइम से पहले पेमेंट कर दें, जिसकी वजह से बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो बेहतर हो सकता है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि द इंक्रीज डिस्काउंट मे मोटिवेट कस्टमर्स टू पे अर्लियर व्हिच कैन इंप्रूव द बिजनेस कैश फ्लो। अच्छा, जो डिसएडवांटेज मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि ज़्यादा जो क्रेडिट चेक्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने का जो नुकसान है वो ये भी हो सकता है कि ओवरऑल अप्रूवल का जो प्रोसेस है नए कस्टमर्स के लिए कि इसको क्रेडिट दिया जाए या कि ना दिया जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम को स्लो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग मोर क्रेडिट चेक्स विल टेक मोर टाइम एंड मे इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट। तो चूंकि बिजनेस अब अगर ये चाह रहा है कि वो बड़ा थॉरो किस्म का क्रेडिट चेक रखे अपने कस्टमर्स पर, तो उसके लिए उसको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, लाइक उसको स्टाफ को भी हायर करने की ज़रूरत है, उसको कुछ एडवांस किस्म के सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है, या उसको पेइंग फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट रिपोर्ट्स जो ना मतलब किसने पे किया किसने नहीं पे किया, तो किस तरह के कामों की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से बिजनेस की ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैश डिस्काउंट है वो अगर ऑफर किया जाएगा तो इस तरह ओवरऑल हर एक आइटम की सेल प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसको हम लोग यूँ लिख लेते हैं कि ऑफरिंग अ हायर कैश डिस्काउंट विल लोअर द प्रॉफिट ऑन ईच सेल, इनिशियली रिड्यूसिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, मैं वैसे जो रेकमेंड करूंगा वो ये कहूँगा कि 7.5% की जो कैश डिस्काउंट है वो ऑफर कर देना चाहिए, कहने की सेल्स बढ़ जाएंगी, आपकी जो लिक्विडिटी वो बेहतर हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसएडवांटेजेस है वो हम कह सकते हैं कि वो थोड़े से आउटवेट हो जाते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई रिकमेंड इंट्रोड्यूसिंग द इंक्रीज्ड कैश डिस्काउंट टू 7.5% फॉर अर्ली पेमेंट्स। द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी एंड द पोटेंशियल इंक्रीज इन सेल्स आउटवेइंग द डिसएडवांटेजेस, मेकिंग इट अ स्ट्रेटेजिक मूव टू सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2 मार्क्स जो है वो आपको 2 एडवांटेजेस लिखने के हैं और 2 मार्क्स आपको 2 डिसएडवांटेजेस लिखने के हैं और 1 मार्क आपको मिलेगा रिकमेंडेशन का। तो इस तरह आपके जो 5 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। Question number 2 है Paul is a trader. He maintains a 3-column cash book. Paul has prepared draft financial statements for the year ended 31 March 2024. Paul later discovered the following 5 errors in the accounting records for the year ended 31 March 2024. Required लिखा हुआ है पार्ट ए, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दीज 5 एरर्स, नेरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये पॉल का जर्नल दिया हुआ है। एरर नंबर 1 है अ परचेज इनवॉइस $140 हैड बीन डेबिटेड टू अकाउंट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स परचेज हुई थी, तो इसको तो परचेजेस अकाउंट्स की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन इसको गलती से ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में डेबिट कर दिया गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। चले इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था तो इसको डेबिट कर लेते हैं, और ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जिसको गलती से डेबिट कर लिया गया था उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, $140 अमाउंट के साथ। एरर नंबर 2 लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड $18 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक। इसको अच्छी तरह समझने के लिए 3 कॉलम कैश बुक बना लेते हैं, जिसकी डेबिट साइड रिसीट साइड कहलाती है और जो क्रेडिट साइड है वो पेमेंट साइड होती है। अब आप देखें कि डिस्काउंट रिसीव्ड को डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में ही लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से इसको पेमेंट्स वाली साइड में बैंक कॉलम में लिख दिया गया। अब
अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए कैश बुक की डेबिट साइड में जो बैंक कॉलम है उसमें $18 लिख देंगे और रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के लिए अब इसी बैंक जिसको डेबिट किया है हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे $18 के साथ। और चूंकि $18 डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में नहीं लिखा गया था, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब इसकी हम रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे तो वहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट $18 के साथ क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया ना। एरर नंबर 3 लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड्स $82 हैड बीन क्रेडिटेड टू द कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट। अब ये हमें पता है कि ये जो दोनों अकाउंट्स हैं, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट और कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट, ये दोनों ही बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट्स हैं। चूंकि कैरेज इनवर्ड्स हुए हैं तो इसको कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन इसको गलती से कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट्स की क्रेडिट साइड पर लिख दिया गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट को डेबिट कर लेंगे $82 के साथ, और जो कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट जिसको डेबिट होना चाहिए था उसको भी डेबिट कर लेते हैं कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट $82 के साथ। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो कि क्रेडिट किया जाए, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं $164 के साथ। एरर नंबर 4 है अ पेमेंट फॉर इंश्योरेंस $375 हैड बीन डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द इंश्योरेंस अकाउंट। ये जो इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है $375 की, तो इसको एज एन एक्सपेंस इंश्योरेंस में डेबिट होना चाहिए था, बिकॉज ये एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा। और जो बैंक अकाउंट जो कि एक एसेट अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए था कि हम एसेट डिक्रीज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसको गलती से बैंक अकाउंट में डेबिट करवा दिया गया। मतलब ये इस एरर का ये रिजल्ट निकला, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया डेबिट होने के बाद। ठीक है। और उधर जो इंश्योरेंस अकाउंट है जिसको डेबिट होना चाहिए था उसको गलती से क्रेडिट करवा दिया, मतलब जैसे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हो। अब इंश्योरेंस अकाउंट चूंकि गलती से क्रेडिट हुआ है तो एक दफा तो हम इसको डेबिट करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए, और दूसरी दफा इसको फिर डेबिट करेंगे ताकि एक्चुअल हमारा जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो इंश्योरेंस अकाउंट 2 दफा डेबिट होगा। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेते हैं, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और अमाउंट $375 को 2 दफा लिखेंगे तो वो $750 बनेगा। इसी तरह जो बैंक अकाउंट है जिसको गलती से डेबिट किया गया उसको एक दफा तो हम करेंगे क्रेडिट रेक्टिफाई करने के लिए, और दूसरी दफा फिर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर ताकि बैंक अकाउंट डिक्रीज हो सके। ठीक है। तो बैंक अकाउंट को भी 2 दफा लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो ये बनेगी कि बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और इसकी भी जो डबल अमाउंट है, चूंकि 2 दफा क्रेडिट करने तो डबल अमाउंट 750 वो लिखेंगे। ठीक हो गया। एरर नंबर 5 है द बैंक रिसीट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर February 2024 हैड बीन अंडरकास्ट बाय $90। इसके लिए हम दोबारा अपनी ये जो ऊपर कैश बुक बनाई है इसको दोबारा से यूज करते हैं। इस एरर का मतलब ये हुआ कि जो कैश बुक की डेबिट साइड में जो बैंक कॉलम है उसमें $90 कम लिखे गए हैं, मतलब यहाँ पर ये $90 होने चाहिए थे जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है। तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री जब इसकी बनाएंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे सो दैट कि बैंक अकाउंट जो कि कम शो हो रहा है, हमारा एसेट कम शो हो रहा है, हम उसको डेबिट करेंगे ताकि हमारा एसेट ओरिजिनल अमाउंट पर शो हो सके। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं $90 के साथ, और इसके ऑपोजिट हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है क्रेडिट करने के लिए। तो अगेन यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं $90 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ ऐसा है कि हर एक एंट्री के 2 मार्क्स हैं। आई मीन सही तरीके से डेबिट करने पर और सही तरीके से क्रेडिट करने पर 1 मार्क मिलेगा। और जो एंट्री नंबर 3 है जिसको हमने करेक्ट किया है इसके 3 मार्क्स है। तो इस तरीके से आपके जो टोटल 11 मार्क्स है वो
सिक्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, कैलकुलेट द करेक्टेड बैंक बैलेंस एट 31 मार्च 2024। ओरिजिनल कैश एट बैंक बैलेंस पर ड्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि अमाउंट $3,290 है। तो हमने इसका आंसर जो निकालना है वो बैंक बैलेंस आफ्टर करेक्टिंग एरर्स। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं उसमें जहां जहां बैंक डेबिट है तो उन तमाम एंट्रीज को ऐड कर लेते हैं, बिकॉज उनकी वजह से हमारा जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज करेगा, और जहां जहां बैंक क्रेडिट है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज उसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल मतलब ये हुआ कि हर वो रेक्टिफाइंग एंट्री जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक हो गया। एरर नंबर 2 में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है $18 के साथ, और एरर नंबर 5 में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है $90 के साथ। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एरर नंबर 4 में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है $750 के साथ, तो इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। याद रखें कि सही अमाउंट्स यहाँ पर लिखने पर आपको एक एक मार्क मिलेगा। एरर नंबर 2 का, एरर 5 का, एरर 4 का एक एक मार्क है, और करेक्ट आंसर लिखने पर आपको एक मार्क मिलेगा, और यू आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है, कैलकुलेट द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, जिसमें ओरिजिनल प्रॉफिट फॉर द ईयर पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हमें गिवन है 9,268। अच्छा, ये जो एरर नंबर 1 है, अ परचेज इनवॉइस $140 हैड बीन डेबिटेड टू द अकाउंट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। चूंकि ये जो परचेजेस हैं ये बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं, ये एक्सपेंस चार्ज करने के बजाय इसको नॉन करंट एसेट को चार्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड हुए, और कम एक्सपेंसेस की वजह से कम एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट हुए, और बिजनेस का नेट प्रॉफिट वो इंक्रीज कर गया। तो इसको सही करने के लिए हम ये करेंगे कि $140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रॉफिट में से, ताकि रेक्टिफाई हो सके। ठीक हो गया। अब एरर नंबर 2 लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड $18 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक पेमेंट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड बेसिकली इनकम है, और इस इनकम को एज ए पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया। जब एज ए पेमेंट रिकॉर्ड किया गया तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के वो ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा शो हो गए, और ज्यादा एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट हुए, तो ज्यादा एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। तो चूंकि अब ये प्रॉफिट असल अमाउंट पे शो नहीं हो रहा है बल्कि कम प्रॉफिट शो हो रहा है, तो हम इस अमाउंट $18 को ऐड कर लेंगे प्रॉफिट में, ताकि टू रेक्टिफाई इट। ठीक है। एरर नंबर 3 है, कैरेज इनवर्ड्स $82 हैड बीन क्रेडिटेड टू द कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट। अब चूंकि ये जो कैरेज इनवर्ड्स अमाउंट है $82 की, इसको कैरेज आउटवर्ड्स में क्रेडिट कर दिया गया, मतलब एज एन इनकम शो हो गई ये अमाउंट। तो इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होने की वजह से हमारी जो अदर इनकम्स हैं वो इंक्रीज हो गई, और इसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा शो हो रहा है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए $82 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि एक दफा तो हम अमाउंट लिखेंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए, और दूसरी दफा उसकी अमाउंट को दोबारा लिखेंगे ताकि वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो। तो ये अमाउंट बनती है $164, ये हम प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। एरर नंबर 4 है, a payment for insurance $375 had been debited to the bank account and credited to the insurance account। अब बेसिकली ये एक पेमेंट थी, लेकिन इसको रिकॉर्ड इस तरीके से किया गया जिसकी वजह से जो करंट एसेट यानी कि बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज कर गया। तो इस अमाउंट को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करके नेट प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नेट प्रॉफिट रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक हो गया।
एरर नंबर 5 है द बैंक रिसीट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर February 2024 हैड बीन अंडरकास्टेड बाय $90। अब इस एरर की वजह से किसी भी एक्सपेंस अकाउंट में, किसी भी इनकम अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आई और सिर्फ जो करंट एसेट है, जो कि कैश बुक है, उसी से ये रिलेट करता है। इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रॉफिट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने में। ठीक हो गया। यूं आप हर एक एरर को सही जब यहाँ पर लिख लेंगे तो उसका एक मार्क मिलता जाएगा और एक मार्क आपको करेक्ट आंसर निकालने पर, जो कि 8232 है, ये कैलकुलेट करने पर एक आपको मार्क मिलेगा और यूं आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया। आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गई है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है ज़ारा एंड पेनिया आर द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। द कंपनी डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। तो नीचे हमें क्यू लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एट 31 जनवरी 2024 और हम लोग अगर इसके नीचे जाएं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। नंबर 1 लिखा हुआ है इन्वेंट्री एट 31 जनवरी 2024 वाज वैल्यूड एट $4,720 और हम इसका पता है कि हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जब बनाते हैं वहां हम इसको यूज करेंगे। नंबर 2 लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। याद रखें कि किसी भी नॉन करंट एसेट्स की अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना, उसका मतलब ये हुआ कि आप मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए उस नॉन करंट एसेट्स की जो कॉस्ट है उसको आप एलोकेट कर रहे हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल के अलावा कॉस्ट प्रिंसिपल है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है जिसको फॉलो किया जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। चलें हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हम लोग 18,000 का 10% लेंगे जो कि 1800 आता है। ठीक है, अब नंबर 3 लिखा हुआ है कि पेमेंट फॉर एडवर्टाइजिंग $75 इज आउटस्टैंडिंग एट 31 जनवरी 2024। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि ये जो एक्सपेंसेस है ये बेसिकली एक्रूड एक्सपेंसेस है, मतलब अनपेड एक्सपेंसेस है और एक्रूड एक्सपेंसेस को, अनपेड एक्सपेंसेस को या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इनकम स्टेटमेंट में अपने बिजनेस का एक्सपेंस शो करने का मतलब ये है कि आप अकाउंटिंग का एक्रूअल प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि आप जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है बिजनेस की तरफ से उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इवन द पेमेंट हैज नॉट येट बीन मेड। अब चूंकि ये एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं इसी अकाउंटिंग पीरियड में, सो हम $75 को ऐड कर लेंगे $5400 में और टोटल एक्सपेंसेस अपनी इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे। नंबर 4 लिखा हुआ है नो डिविडेंड्स वर आउटस्टैंडिंग एट 31 जनवरी 2024। मतलब यह है कि कोई भी डिविडेंड आउटस्टैंडिंग नहीं था, पेएबल नहीं था बाय द एंड ऑफ 31 जनवरी 2024। रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर क्यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2024। इसका एक पूरा फॉर्मेट हमें दिया हुआ है, तो इसको स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। देखते हैं कि रेवेन्यू कितना है, तो ये 78,000 है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 2,950 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। देन हम परचेजेस इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि 38,200 है, इनको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये ऐड करने के बाद टोटल बना 41,150 का। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि है 4,720, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बची वो है 36,430। ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मतलब जो 78,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो सेल्स हुई हैं, उनकी एक्चुअल जो अपनी कॉस्ट है वो 36,430 है। अब आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज लिखा हुआ हमने कि लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आई है वो है 41,570, जिसको कि हम ग्रॉस प्रॉफिट बोल देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा एक्सपेंसेस बनता है, तो ये है रेंट एंड इंश्योरेंस 10,600, इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेंट एंड इंश्योरेंस 10,600। देखते हैं नेक्स्ट। देन हमारे पास है डायरेक्टर्स सैलरीज जो कि 19,000 है,
चलें इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। देन उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं 3420 के, इसको यहाँ लिख लेते हैं। देन एडवर्टाइजिंग है, जिस पे हमें पता है कि ये 5400 है, इसमें $75 ऐड करेंगे जो कि आउटस्टैंडिंग है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं और इनका टोटल बनता है 5475। देन हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ फिटिंग्स, इसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है जो कि बनती है 10% के हिसाब से 1800। देन उसके बाद हम इन तमाम एक्सपेंसेस को ऐड अप करके यहाँ पर इसको लिखेंगे जो कि बनते हैं 40,295। अब ये तमाम एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से, जो कि टोटल हमारे पास आ रहा है 1,275। ये बेसिकली जो अमाउंट है ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ठीक है, याद रखें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ पर रिकॉर्ड करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क आपको एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने पर मिलेगा। और ये 3 एक्सपेंसेस को आप जब प्रॉपर तौर पर यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो इन तीनों का 1 मार्क है। और उसके बाद एडवर्टाइजिंग जो कि एडजस्टमेंट में थी, इसको प्रॉपर यहाँ पे लिखने पर 1 मार्क मिलेगा इसको, यानी अगर आप सही कैलकुलेशन करते हैं। और इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑफ फिटिंग्स है, ये भी एडजस्टमेंट में शामिल थी, तो इसकी भी सही कैलकुलेशन करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क मिलेगा सही प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करने पर, और यूँ आपके 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, कैलकुलेट द रिटेन्ड अर्निंग्स एट 31 जनवरी 2024। और आपको पता है कि रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, तो चलें देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कितनी अमाउंट गिवन है। ये है 2297। चले इसको यहाँ पे लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस 2297। अब इसमें हम प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे जो भी रिसेंटली हमने कैलकुलेट किया, देखते हैं वो कितना है, और वो है 1275। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसको लिखने के बाद जो टोटल हमारे पास बना है वो 3572 का है। अब इसमें से हम कोई भी डिविडेंड अगर कंपनी ने पे किया है तो वो इसमें से माइनस करेंगे, तो ये अमाउंट है बेसिकली 2500। और नीचे लिखा हुआ है कि कोई भी डिविडेंड आज की डेट तक यानी कि 31 जनवरी 2024 तक आउटस्टैंडिंग नहीं है। दैट मीन्स कि कोई भी अनपेड डिविडेंड नहीं है। सो जितना भी डिविडेंड था वो पे कर दिया गया। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं लेस डिविडेंड पेड 2500, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3572 में से तो अमाउंट बनती है 1072। ठीक है, और इस अमाउंट को हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह प्रॉफिट फॉर द ईयर को यहाँ पर प्लेस करने का आपको 1 मार्क मिलेगा, और जो डिविडेंड पेड है उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा, और 1 मार्क आपको सही क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने पर मिलेगा, और यूँ आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी लिखा हुआ है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर क्यू लिमिटेड एट 31 जनवरी 2024। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 जनवरी 2024 का एक परफॉर्मा हमें दिया हुआ है, हम इसको बना लेते हैं। आपको पता है कि इसको हम लोग नॉन करंट एसेट्स से स्टार्ट करते हैं, तो चले लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स और देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है फिटिंग्स, इसको हम लोग कॉस्ट पे लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं फिटिंग्स एट कॉस्ट, और इसमें से लेस कर देंगे हम जितनी भी डेप्रिसिएशन है, मतलब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो इसमें से माइनस करेंगे। अब देखते हैं कि वो कितनी अमाउंट है। तो जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन है वो 5400 है, और इस साल हम लोगों ने 1800 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो इन दोनों को यहाँ पर ऐड करते हैं और ये डेप्रिसिएशन बनेगी 7200 की। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और अमाउंट बनती है 10,800। अब हम जितने भी करंट एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेंट्री, देखते हैं इन्वेंट्री कितनी थी। तो ये अमाउंट थी $4720 की। अब देखते हैं और कौन सा करंट एसेट है। ये लिखा हुआ है जी कैश एट बैंक, इसकी अमाउंट है 915। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी करंट एसेट नहीं है। यहाँ पर करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं जो कि बनता है 5635 का। अब ये जो करंट एसेट्स हैं और जो नॉन करंट एसेट्स हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जो कि 16,435 का टोटल बनता है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। चलें अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं जी हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, और वो है 13,000। ठीक है,
यहाँ पे लिख लेते हैं। देन अभी हमने यहाँ पर अभी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कैलकुलेट की है पार्ट बी में, और ये अमाउंट है 1072 की, इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा तो और कोई चीज नहीं है जो कि इक्विटी का पार्ट बनती हो, तो इन दोनों को ऐड करते हैं जो कि टोटल बनता है 14,072। राइट, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं करंट लायबिलिटीज। तो देखते हैं जी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज गिवन है। ये ट्रेड पेबल्स हमें गिवन है 2288 के, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेड पेबल्स 2288। देन हमारे पास ये एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग थी जो कि अभी तक नहीं पे की थी, हम इसको यहाँ पर अदर पेएबल्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग जो कि $75 की है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी करंट लायबिलिटी नहीं है कुछ लिखने को, तो इन दोनों को टोटल करते हैं जो कि बनता है 2363, और अब इन दोनों अमाउंट्स को इक्विटी को और लायबिलिटीज को एड अप कर लेते हैं और ये बना 16,435। और देखिए कि हमारी ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है ये मैच कर गई हैं हमारे एसेट्स के साथ। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया है, और यहाँ पर एक मार्क आपको मिलेगा सही तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखने पर, एक मार्क आपको मिलेगा नॉन करंट एसेट्स का सही टोटल लिखने पर, और एक मार्क मिलेगा आपको जितने भी करंट एसेट्स हैं उनका सही टोटल करने पर, और एक मार्क आपको मिलेगा रिटेन्ड अर्निंग्स को यहाँ पर एग्जैक्ट पोस्ट करने पर, और एक मार्क आपको यहाँ पर चूंकि ये एडवर्टाइजिंग आउटस्टैंडिंग थी इसको यहाँ पर लिखने का एक मार्क मिलेगा कि आपने यहाँ पर इसको पोस्ट कर दिया है, और एक मार्क आपको सही जो करंट लायबिलिटीज का टोटल है 2363 का वो लिखने का यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और यूँ आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि Zara and Penia would like to expand the company and increase sales. In order to do this, they are considering increasing the amount spent on advertising by 100%. Part D लिखा हुआ है advise Zara and Penia whether or not they should go ahead with the 100% increase in the amount spent on advertising. Justify your answer by providing 2 points in favor and 2 points against this increase. तो यहाँ पर याद रखें कि 2 मार्क्स आपको मिलेंगे फेवर में लिखने के और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे अगेंस्ट जो पॉइंट्स हैं लिखने के, और 1 मार्क आपको मिलेगा अपना सजेशन देने पे। ठीक है, तो चलिए मैं पहला अपना जो पॉइंट बता सकता हूँ 100% एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को इंक्रीज करने में, वो ये है कि अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्रीज कर दिया जाए तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो बिजनेस की सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाए। आई मीन नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉसिबल है कि बिजनेस का रेवेन्यू बूस्ट कर जाए। तो चलो मैं इसको लिखता हूँ, द इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग मे लीड टू हायर सेल्स बाय अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स पोटेंशियली बूस्टिंग रेवेन्यू। अच्छा, दूसरा जो बेनिफिट मेरे हिसाब से वो ये हो सकता है कि अगर सेल्स इंक्रीज करती हैं तो हो सकता है कि बिजनेस की जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है वो कम हो जाए। आई मीन काफी सारा स्टॉक वो सेल होना शुरू हो जाए, अनसोल्ड स्टॉक कम हो जाएगा, ओवरऑल बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा और बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जब कैश का इनफ्लो अच्छा खासा हो जाएगा तो ओवरऑल बिजनेस की जो एफिशिएंसी वो बेहतर हो जाएगी। तो चलिए मैं लिखता हूँ, इफ सेल्स राइज इट कुड हेल्प रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इंप्रूविंग कैश फ्लो एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके अगेंस्ट पॉइंट देना चाहूँ तो मैं ये देखूंगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो ऑलरेडी काफी लो है। अगर कंपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को 100% इंक्रीज करेगी तो हो सकता है कि कंपनी इन एक्सपेंसेस को पूरा करने में काफी स्ट्रगल करे। ठीक है, तो जो कि एक बैड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, द कंपनी मे स्ट्रगल टू अफोर्ड द इंक्रीज्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट स्पेशली सिंस द करंट प्रॉफिट मार्जिन इज रिलेटिवली लो। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को 100% इंक्रीज करते हैं तो सेल्स लाजमी इंक्रीज करेंगे। अगर बिजनेस की स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है तो हो सकता है कि बिजनेस के जो प्रॉफिट्स है वो और भी कम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि हायर एक्सपेंसेस की वजह से लॉस हो जाए। तो चलो इसको मैं अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, देयर इज नो गारंटी दैट सेल्स विल इंक्रीज एंड इफ द स्ट्रेटेजी फेल्स द कंपनी मे एंड अप विद रिड्यूस्ड प्रॉफिट और इवन अ लॉस ड्यू टू द हायर एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। अब अगर मैं अपना सजेशन दूं तो मैं इसके लिए कंपेयर करूंगा जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कितना है
और जो बिजनेस ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग में पे कर रही है वो कितनी अमाउंट है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को ये ऑप्शन चूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट ऑलरेडी कम है, 1275 का है, और ऑलरेडी कंपनी जो पे कर रही है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में वो 5475 का है। तो काफी सारा रिस्क बनता है कि हो सकता है कि जो प्रॉफिट्स है वो कम हो जाए, या हो सकता है कि सेल्स इतनी ना इंक्रीज हो और एक्सपेंसेस काफी सारे इंक्रीज कर जाएं, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जा सकती है। तो मैं तो इसको कहूंगा कि 100% इंक्रीज इसको नहीं करना चाहिए। तो चलें मैं अपनी सजेशन लिखता हूँ। गिवन दैट द कंपनीज प्रॉफिट इज करंटली लो $1,275 compared to the advertising spent $5,475. The risk of reducing profits or incurring a loss is significant if sales don't increase as expected. So I would not recommend to increase the amount spent on advertising by 100%. ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि 2 मार्क्स आपको मिलेंगे फेवर में लिखने पर, और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे अगेंस्ट लिखने पर, और 1 मार्क आपको मिलेगा जस्टिफाई करने पर, यानी कि अपनी सजेशन देने पर। जो आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, अहमद owns a trading business. He prepares his financial statements to 31 December each year. Ahmed had some unused office space and he decided to use some of this to store inventory and to rent the rest to Bilal. इसमें 31 दिसंबर जो है वो इसकी फाइनेंशियल पीरियड की क्लोजिंग डेट है, और इसमें लिखा हुआ है कि इसके पास कुछ अनयूज्ड ऑफिस स्पेस थी, जिसमें से कुछ हिस्सा तो वो अपनी इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए यूज करेगा, और जो बाकी जो हिस्सा है वो बिलाल को रेंट कर देगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, ऑन 1 January 2023 बिलाल started renting the office space from Ahmed. The annual rental charge is $4,800. During 2023 Bilal paid the following amounts of rent into Ahmed's bank account. 1 अप्रैल को 3600 उसने पे किया, और 30 सितंबर को 2400 उसने पे किया। अच्छा, अब यहाँ पर यह बात देखने वाली है कि जो टोटल रेंट उसने पे करना है साल का वो 4800 है, जबकि ये जो 2 पेमेंट्स इसने की है इसका अगर टोटल करते हैं तो ये बनता है 6000। 4800 उसने एनुअल पे करना है बिलाल ने, जबकि ये जो 2 पेमेंट्स हैं इनका टोटल 6000 बनता है। दैट मीन्स कि उसने ज्यादा पे कर दिया। अब इसने कितना ज्यादा पे किया, अगर इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस ले लें तो वो बनता है $1200, और ये जो अमाउंट है ये बेसिकली अहमद के लिए अनअर्न्ड इनकम है, यानी कि ये वो इनकम है जो रिसीव्ड इन एडवांस है। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है पार्ट ए, प्रिपेयर अहमद्स रेंट रिसीवेबल अकाउंट फॉर द year ended 31 December 2023. Balance the account and bring down the balance at 1 January 2024. चलिए इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको पता ही है जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट होता है ये बेसिकली एक एसेट अकाउंट होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बिलाल ने टोटल जो पेमेंट की है 6000 की, इसका इफेक्ट क्या है। और ये बात भी याद रखने वाली है कि जो बिलाल ने 6000 पे किया है उसकी वजह से अहमद के बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज हुआ होगा, बैंक अकाउंट यानी कि एसेट अकाउंट इंक्रीज हुआ होगा, और दूसरी तरफ जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है वो डिक्रीज हुआ होगा। तो ये दोनों जो एंट्रीज हैं अप्रैल 1 की और 30 सितंबर की, इन दोनों की एंट्री सेम होगी। चूंकि जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है ये क्रेडिट हो रहा है, तो लिहाजा हम रेंट रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैंक अकाउंट 3600। इसी तरह 30 सितंबर को जो पेमेंट रिसीव हुई है बिलाल की तरफ से 2400 की, इस पेमेंट पर भी जो बैंक अकाउंट यानी कि जो एसेट अकाउंट है वो इंक्रीज हुआ होगा, और जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है एक एसेट अकाउंट है तो ये डिक्रीज हुआ होगा। तो दोबारा चूंकि रेंट रिसीवेबल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो हम, और ये क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग इसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सितंबर 30, और जो ऑपोजिट अकाउंट है बैंक अकाउंट वो यहाँ पे लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे 2400। अच्छा, अब हम आते हैं डेबिट साइड पे। यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, और डेट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट और अमाउंट लिखेंगे 4800। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते वक्त ये ख्याल जरूर रखें कि वो किस टाइम पीरियड के, मतलब कहने का ये है कि जिस फाइनेंशियल पीरियड से इनकम्स का और एक्सपेंसेस का ताल्लुक है, रिलेट करते हैं, उसी फाइनेंशियल पीरियड में ही इनको लिखा जाए। तो यहाँ पर जो 4800 है वो रिलेट करते हैं हमारे फाइनेंशियल पीरियड जो कि 31 दिसंबर 2023 को एंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो 1200 है ये बेसिकली रिलेट कर रहे हैं अगले साल जो कि 31 दिसंबर 2024 को एंड होगा, ये उससे रिलेट करते हैं, तो लिहाजा इनको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 4800 यहाँ पर लिखेंगे।
करेंगे। अब हम देखते हैं क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, इसका टोटल कर लेते हैं 6000, इसी टोटल को डेबिट साइड पे लिख लेते हैं और इन दोनों अमाउंट्स यानी कि 6000 और 4800 का जो डिफरेंस है वो निकलता है 1200 और ये बेसिकली बैलेंस सीडी है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और अगले साल के लिए क्रेडिट साइड पे 2024 लिख के जनवरी 1 में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं 1200 का, क्योंकि ये जो 1200 है ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो दोनों बैंक अकाउंट्स हैं इनको एग्जैक्टली यहाँ पर रेंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पर लिखने का 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क आपको इनकम स्टेटमेंट में 4800 एग्जैक्टली पोस्ट करने का मिलेगा और 1 मार्क आपको जो बैलेंस ब्रॉट डाउन करने का वो मिलेगा, बिकॉज ये रिक्वायर्ड था कि इसका जो बैलेंस है वो ब्रॉट डाउन जरूर करें 1 जनवरी 2024 में, यूँ आपके जो 3 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अहमद सोल्ड ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर $1350 on 3 January 2023 on credit to Rahat. The equipment had been purchased for $3200 on 1 January 2021. ऐसा है कि जो एसेट 2023 में 1350 का सेल किया गया वो एक्चुअली में 1 जनवरी को 2021 में 3200 का परचेज किया गया। और यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर है। अब इसको चूंकि परचेज किया गया 2021 में और इसको सेल किया जा रहा है 2023 में, तो इस हिसाब से जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक 1 साल बनता है, जनवरी 22 से लेके दिसंबर 2022 तक दूसरा साल बनता है और जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक इसका 3rd ईयर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 साल का अकाउंटिंग पीरियड है जिसमें ये नॉन करंट एसेट बिजनेस के यूज में रहा है। आगे लिखा हुआ है कि अहमद चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 25% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ही डज नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक जो पीरियड है ये इसका ईयर ऑफ परचेज है और जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक जो टाइम पीरियड है वो इसका ईयर ऑफ सेल है। लेकिन पॉलिसी ये है कि जिस साल इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ ये 2 साल की जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया, चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25% पर एनम के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो चले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ इक्विपमेंट जो कि $3200 की है और इसमें नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन दिसंबर 2021 की जो कि 3200 का अगर 25% लिया जाए तो वो 800 बनेगा। देन हम लोग जो दूसरा साल है उसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं दिसंबर 2022 पर जो कि बनेगी 3200 में से जो पुरानी डेप्रिसिएशन है पिछले साल की 800 वो माइनस करेंगे और इसका जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगी उसके ऊपर 25% चार्ज करेंगे तो ये बनेगा 600। और अगर 800 और 600 दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या जो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन है वो बन जाएगी जो कि अमाउंट बनती है $1400। ठीक हो गया। अब ये कॉस्ट प्राइस है 3200 की, डेप्रिसिएशन है $1400 की। अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो अमाउंट आती है $1800 और ये इसकी है नेट बुक वैल्यू। मतलब ये हुआ कि कम से कम ये अमाउंट जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसको $1350 पे इसको सेल किया गया। इसको यहाँ पे लिखते हैं और लिखने के बाद इसको यहाँ से करते हैं सब्ट्रैक्ट इस वाली सेलिंग प्राइस को और ये अमाउंट हमारे पास बनेगी $450। अच्छा, ये जो $450 है ये बेसिकली लॉस है। क्यों? क्योंकि $1800 की इसकी नेट बुक वैल्यू थी जिस पर इसको सेल हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको उस अमाउंट से कम अमाउंट 1350 पर सेल किया गया तो इसलिए ये लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट हो गया। अच्छा, हम आगे पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, पार्ट बी है प्रिपेयर द डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। नीचे डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का टी अकाउंट दिया हुआ है और ये बात आपको पता ही है कि जो डिस्पोजल अकाउंट होता है ये बेसिकली एक टेम्परेरी अकाउंट है। इसका जो रिजल्ट है वो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस की शक्ल में हमें मिलता है। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड में लिखते हैं 2023 और नीचे लिखते हैं जनवरी 1 और यहाँ पर हम अपने जो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का जो टी अकाउंट होगा वहां से अमाउंट
ट्रांसफर करके यहाँ पे लेकर आएंगे तो यहाँ पर उस अकाउंट का नाम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है $3200 की वो यहाँ पे लिखेंगे। ये आपको पता ही है, ये बेसिकली वहां से ट्रांसफर होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 2023 और जनवरी 3 डेट, जनवरी 3 इसको लिखना है बिकॉज जिस डेट पर डिस्पोजल हो रहा है उसी डेट पर ही बाकी तमाम वैल्यूज है वो हम लोग लिखेंगे। लाइक जो इसकी एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो भी इसी डेट पर लिखी जाएगी, इसकी जो सेल्स प्रोसीड्स हैं वो भी इसी डेट पर लिखी जाएंगी। तो चलें यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और ये कितनी अमाउंट है, ये बेसिकली है $1400 की जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1400। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सेल्स प्रोसीड्स कैसी हुई है, तो इसको बेसिकली क्रेडिट पर राहत को सेल किया गया है। अब राहत बिजनेस का एक रिसीवेबल बन जाएगा, आई मीन एक एसेट बन जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से राहत इंक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे और डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब चूंकि ये क्रेडिट हुआ है तो इसलिए डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इसका जो ऑपोजिट है यानी कि राहत अकाउंट हम लोग वो यहाँ पे लिखेंगे राहत अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे इसमें 1350 यानी कि ये बेसिकली सेल्स प्रोसीड्स हैं। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, मुझे बेसिकली डेबिट साइड बड़ी लग रही है तो इसको नीचे लिखते हैं 3200 और इसी अमाउंट को यहाँ पर क्रेडिट में भी लिख लेते हैं 3200 को और इसमें से हम लोग ऊपर वाली दोनों फिगर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जितनी भी अमाउंट बनेंगी इसको बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये बेसिकली हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, जो कि बनती है $450 की। और इसको वैसे भी रफ में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और ये देखिए अमाउंट हमारी इसके साथ मैच कर गई है, ठीक होगी बात। अब ऐसा है कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है $1400 की, इस कैलकुलेशन पर आपको 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क आपको ऑफिस इक्विपमेंट को यहाँ पर लिखने का मिलेगा और $1400 की जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लिखने का 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क आपको यहाँ पे राहत अकाउंट एक्यूरेटली क्रेडिट करने पर मिलेगा और 1 मार्क आपको सब्ट्रैक्ट करके $450 लिखने पर मिलेगा। आई मीन ये अमाउंट एक्यूरेटली कैलकुलेट हो जानी है तो यू आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक हो गया। पार्ट सी लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक टू इंडिकेट वेदर ईच अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन द न्यू इन्वेंट्री स्टोरेज स्पेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट हमें दी हुई है अलॉन्ग विद द अमाउंट दैट हैज बीन स्पेंट और साथ 2 कॉलम्स मजीद दिए हुए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के। तो हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो चलें सबसे पहले देखते हैं पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द स्टोरेज एरिया $600। पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द स्टोरेज एरिया से इस एसेट की कैपेसिटी या उसकी जो वैल्यू है वो इनहेंस नहीं होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो यहाँ टिक कर देते हैं। दूसरा एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है शेल्विंग फॉर द स्टोरेज एरिया $2115। अच्छा, ये जो स्टोरेज एरिया पर जो शेल्विंग की जा रही है इसकी वजह से एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये स्टोरेज फैसिलिटी कैपेसिटी को एनहांस कर रही है, बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये काफी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बेनिफिट्स देगा तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक हो गया। तो यार इसको टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कि इंस्टॉलेशन ऑफ द शेल्विंग $460। अच्छा, ये जो इंस्टॉलेशन पर एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं ये चूंकि डायरेक्टली एसोसिएटेड है शेल्फिंग पे तो लिहाजा ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो न्यू एसेट्स को सेटअप करने के लिए हम उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसको यहाँ पर टिक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइट फिटिंग्स फॉर द स्टोरेज एरिया $620। ये जो लाइट फिटिंग्स है ये बेसिकली स्टोरेज एरिया में एक एडिशन है जो कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे। तो हम
ये कह सकते हैं कि ये एसेट्स की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो लाइट फिटिंग्स फॉर द स्टोरेज एरिया पर जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में टिक कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइट बल्ब्स फॉर द स्टोरेज एरिया $105। अच्छा, ये जो लाइट बल्ब्स हैं ये चूंकि कंज्यूमेबल है, इनको शॉर्टर टाइम पीरियड में इनको यूज किया जा सकता है और इनको मेंटेनेंस इनकी बार बार चाहिए होगी, ठीक है, ताकि इस फैसिलिटी को बिजनेस एंजॉय कर सके। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस या ऐसी कोई भी कॉस्ट जो कि रेकरिंग हो रही है, जो बार बार होती है, वो बेसिकली एसेट्स की वैल्यू में कोई इंक्रीज नहीं करती, उसमें कोई एनहांसमेंट नहीं आती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लाइट बल्ब लग रहे हैं ये बेसिकली बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक हो गया जी, तो इसको हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एमंस लेजर अकाउंट्स एट 31 दिसंबर 2023 इंक्लूड द फॉलोइंग बैलेंसेस। इन्वेंट्री एट 1 जनवरी 2023 पर दी हुई है, रिसीवेबल्स दिया हुआ है, कैश, पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। एमंस इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2023 वाज वैल्यूड एट 12,130, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। हिज परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 वर $97,000 रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, जिसमें पार्ट डी कैलकुलेट करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, यहाँ पे 3 कॉलम्स दिया हुआ है। पहले कॉलम में रेशियोज लिखी हुई है, दूसरे कॉलम में कहा गया कि इसकी वर्किंग लिखें और थर्ड कॉलम में कहा गया कि इनके जो रेस्पेक्टिव आंसर्स हैं वो लिखें। सबसे पहली रेशियो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, इसको कैलकुलेट करना है। आपको पता ही है कि जो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होती है। चले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 9,000 की, प्लस इसमें ऐड करते हैं 97,000 की परचेजेस, और ये लिखी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,130 की, और इनको प्लस माइनस करके जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ रही हैं वो है 93,870। और नीचे है लिखा हुआ एवरेज इन्वेंट्री। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करें और उसको 2 पर डिवाइड करवा दें। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 9,000 की और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 12,130 की। इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ रहा है 10,565। डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 8.88 टाइम्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है जी करंट रेशियो, और करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट एसेट्स बड़ी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट एसेट्स में हमारे पास देखें जी, यहाँ पर रिसीवेबल्स हैं 6,180 के, कैश है 175 का, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है 12,130 की। ये हम ऐड कर लेते हैं और ये बनता है 18,485। जो करंट लायबिलिटीज हैं इसमें पेबल्स हैं 5,500 के, और बैंक ओवरड्राफ्ट है 640 का। इन दोनों को ऐड करते हैं तो अमाउंट बनती है 6,140, और इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 3.01, और इसके साथ लिख देंगे रेशियो 1, बिकॉज जो नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। देन थर्ड रेशियो कैलकुलेट करनी है लिक्विड एसेट टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स को डिवाइड किया जाता है करंट लायबिलिटीज पे। लिक्विड एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जिनको क्विकली और इजीली कैश में, कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता हो। ठीक है, इसमें देखें जी हमारे पास है यहाँ पर रिसीवेबल्स हैं 6,180 के, और इसके बाद कैश है 175 का, और इसमें हम लोग जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो नहीं लिखेंगे बिकॉज ये लिक्विड एसेट्स का हिस्सा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इसको अगर सेल करेंगे तो चांसेस ये भी हैं कि पैसे मिल जाएं, चांसेस ये भी हैं कि ये क्रेडिट पर सेल हो तो वो रिसीवेबल्स बन जाए, तो मतलब ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हो जाएगा। मतलब इसको आसानी से और क्विकली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। बस ये 2 आइटम्स लिखेंगे। इन दोनों का टोटल बनता है 6,355, और हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं करंट लायबिलिटीज जो कि 6,140 हैं, और इसका आंसर है 1.03
3। अब चूंकि नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो डिवाइड हो चुकी है नीचे, तो फिर ये नीचे 1 है, तो साथ इसके लिख देते हैं रेशियो 1। अब ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सही कैलकुलेट करने का 1 मार्क है, और नीचे जो एवरेज इन्वेंट्री है उसको कैलकुलेट करने का 1 मार्क मिलेगा। फिर उसके बाद जब आप इसका सही आंसर कैलकुलेट कर लें और इसको सही तरीके से लिख लें, यानी कि 8.88, तो 1 मार्क आपको इसका मिलेगा। यूँ 3 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। 1 मार्क आपको मिलेगा करंट रेशियो का पूरा फार्मूला कैलकुलेट करने का, उसमें तमाम वैल्यूज डालने का, और 1 मार्क आपको मिलेगा इसका जो आंसर है 3.01 रेशियो 1 एग्जैक्टली यहाँ पर लिखने का 1 मार्क ये मिलेगा। तो और ये जो थर्ड रेशियो है लिक्विड एसेट टेस्ट रेशियो, इसमें भी पूरा फार्मूला कैलकुलेट करने का 1 मार्क आपको मिलेगा, और 1 मार्क आपको 1.04 रेशियो 1 एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर लिखने का मिलेगा। यूँ आपके पहली रेशियो में से 3 मार्क्स, दूसरी रेशियो में से 2 5 मार्क्स, और थर्ड रेशियो में से 2 मार्क्स, तो ये 7 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अहमद्स रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर 2023 वाज लोअर देन फॉर 2022। रिक्वायर्ड है पार्ट ई, सजेस्ट 2 प्रॉब्लम्स व्हिच मे बी कॉज्ड बाय अहमद्स लोअर रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। हमने कोई से भी 2 प्रॉब्लम्स बताने हैं कि जो इस लोअर रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर की वजह से अहमद का बिजनेस फेस कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इन्वेंट्री का टर्नओवर लोअर रहता है, कम रहता है, तो उसका मतलब क्या है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का लो रहना, इसका मतलब ये है कि अहमद के बिजनेस की जो गुड्स हैं वो बहुत स्लोली सेल हो रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अहमद का बिजनेस इन्वेंट्री को सेल होने से पहले काफी देर तक होल्ड किया बैठा रहता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको जो प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर की वजह से, वो ये हो सकता है कि इन्वेंट्री इन हैंड यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो गुड्स हैं वो डिटीरियोरेट हो जाएंगी और हो सकता है कि वो ऑब्सोलीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अ लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर मे लीड टू इंक्रीज्ड इन्वेंट्री रिजल्टिंग इन गुड्स डिटीरियोरेटिंग और बिकमिंग ऑब्सोलीट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर काफी लो रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका काफी सारा जो फंड है, जो कैपिटल है, वो बाउंड हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बाउंड हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो वो कैपिटल बेसिकली लोन लेके इन्वेस्ट किया गया है या वो बैंक ओवरड्राफ्ट की शक्ल में बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, जब तक इन्वेंट्री सेल नहीं होगी तो दैट मीन्स के पैसे बिजनेस के पास आएंगे नहीं, तो अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के लोन पर बिजनेस के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलो इसको लिख लेते हैं। अ लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर मे टाई अप मोर फंड्स इन इन्वेंट्री पोटेंशियली लीडिंग टू हायर इंटरेस्ट चार्जेस और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये एक मार्क का आपने प्रॉब्लम यहाँ पर लिखना है और यूं आपको 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेला स्टार्टेड इन बिजनेस एज अ रिटेलर ऑन 1 अप्रैल 2023। अच्छा, यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 इसकी ओपनिंग डेट है। आगे लिखा हुआ है, शी सेल्स वन टाइप ऑफ गुड्स ओनली, शी हैज नॉट केप्ट अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ से लग रहा है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि बट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1 पे है, हाफ ऑफ स्टेला's परचेसेस वर ऑन कैश टर्म्स एंड हाफ ऑन क्रेडिट टर्म्स। ठीक है, आधी कैश में और आधी क्रेडिट पे परचेज होती है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, और ये जो डेट है ये इसकी क्लोजिंग डेट है। आगे लिखा हुआ है, स्टेला पेड 34,250 टू क्रेडिट सप्लायर्स ऑन 31 मार्च 2024। शी ओड $2,960 टू क्रेडिट सप्लायर्स। नंबर 2 पे लिखा हुआ है, अनलाइक हर कॉम्पिटिटर्स स्टेला मेड ऑल ऑफ हर सेल्स फॉर कैश। तमाम जो सेल्स हैं वो कैश पर होती हैं। स्टेला's मार्कअप वाज 32%। नंबर 3 लिखा हुआ है, द फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेड फॉर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2024। रेंट एंड इंश्योरेंस लिखी हुई है, वेजेस लिखी हुई हैं, अदर एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। और नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि एट 31 मार्च 2024 $300 वाज अनपेड फॉर वेजेस एंड 500 वाज पेड इन एडवांस फॉर रेंट। ये जो अनपेड वेजेस हैं ये बेसिकली
बेसिकली एक्रूवल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हम इनको यहाँ पर डील करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड वेदर और नॉट द कैश हैज बीन पेड। तो अब चूंकि ये जो $300 की अनपेड वेजेस हैं, इनका जो रिलेशन है वो हमारे करंट ईयर के साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पे की है या कि नहीं पे की है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसको इसी साल में लिखा जाए, तो इसलिए इन $300 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी तरह $500 का जो रेंट पेड इन एडवांस है, ये भी एक्रूवल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए डील किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कुछ यूं एक्सप्लेन किया जाता है कि एन एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच इट रिलेट्स इवन इफ द कैश हैज बीन पेड इन एडवांस। तो चूंकि ये जो अमाउंट है $500 की, ये शामिल है 6750 में, तो इसको इसी करंट ईयर के मुताबिक रखने के लिए हम ये $500 यहाँ से माइनस करवा देंगे ताकि करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही शो हो सके। पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस इज $2400 पर एनम ऑन 1 अप्रैल 2023 स्टेला पेड $3000 फॉर इंश्योरेंस फॉर द फॉलोइंग 15 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मंथ्स की इंश्योरेंस पे करने की बजाय स्टेला ने 15 मंथ्स की इंश्योरेंस पे कर दी। दैट मीन्स कि 3 मंथ्स की इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा पे कर दी है, पेड इन एडवांस हो गई है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि एडवांस अमाउंट यानी कि प्री पेड एक्सपेंसेस जो है वो उनका चूंकि ताल्लुक इस पीरियड के साथ नहीं होता, तो ऐसे एक्सपेंसेस को टोटल एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि इंश्योरेंस $2400 की है पूरे साल की, लेकिन उसने 3000 पे किया। दैट मीन्स के 3000 माइनस 2400 मतलब के $600 जो है वो ज्यादा पे किए हैं, तो ये प्रीपेड हो गई। तो इस अमाउंट को रेंट एंड इंश्योरेंस में जाके वहां से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड $120 पेड फॉर वेजेस एंड फ्लावर्स, 1/3 ऑफ दीज वर फॉर स्टेला's ओन होम। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 120 में से जो 1/3 बनता है वो बेसिकली उसके जाती घर के लिए है, तो वो उसकी ड्राइंग्स कहलाएंगी। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है $120, इसका 1/3 लेके इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे अदर एक्सपेंसेस में से। ठीक है, बिकॉज ये ड्राइंग्स हैं, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। नंबर 7 लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट $6,420 एट 31 मार्च 2024। ये क्लोजिंग डेट है। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है पार्ट ए, कैलकुलेट टोटल परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। टोटल परचेजेस का मतलब होता है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, कैश परचेजेस हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। इसको क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है। तो इसकी क्रेडिट साइड पे जो दो अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो होते हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिटर्स का, और क्रेडिट परचेजेस उनसे जो की होती हैं वो होता है। जबकि जो डेबिट साइड है इसमें भी सिर्फ दो ही पॉइंट्स होते हैं। एक होती है कि वो अमाउंट जो सप्लायर्स को पे कर दी गई, आई मीन के क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब चूंकि इसका ये फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमारे पास क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ से निकाल देते हैं। और जो अमाउंट क्रेडिटर को पे की है वो है 34,250, इसको यहाँ लिख लेते हैं। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये लिखा हुआ है $2,960, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब चूंकि अमाउंट सिर्फ डेबिट साइड पर ही आई है, तो दैट इज वाई जो डेबिट साइड है वही बड़ी है। इसका टोटल कर लेते हैं और ये टोटल बनेगा 37,210। इसी टोटल को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर भी लिख लेते हैं, और यू हमारे पास जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो आ गई हैं 37,210। इनको यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट परचेजेस के नीचे। अब कैश परचेजेस कितनी होंगी, तो उसके लिए देखें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ स्टेला's परचेजेस वर ऑन कैश टर्म्स एंड हाफ ऑन क्रेडिट टर्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी क्रेडिट परचेजेस है उतनी ही कैश परचेजेस, यानी कि 37,210, इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और ये टोटल बनेगा 74,420। और याद रखें कि 1 मार्क आपको मिलेगा यहाँ पर पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स में अमाउंट एग्जैक्टली पुट करने पर, और 1 मार्क आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखने का मिलेगा, और 1 मार्क आपको टोटल परचेजेस कैलकुलेट करने का मिलेगा, और यूं आप 3 मार्क्स अचीव कर लेंगे।
अच्छा जी, पार्ट बी में लिखा है कि प्रिपेयर स्टेला's इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए नीचे परफॉर्मा भी गिवन है। चलें पहले लिखते हैं सेल्स। सेल्स तो गिवन ही नहीं, लेकिन ये लिखा है कि स्टेला मेड ऑल ऑफ हर सेल्स फॉर कैश। स्टेला's मार्कअप वाज 32%। हम इसी मार्कअप की हेल्प से सेल्स कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल यहाँ एक एम्प्टी बॉक्स लगा लेते हैं। सेल्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट करते हैं। लेकिन चूंकि स्टेला के बिजनेस का ये फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी। उसके बाद आती हैं परचेजेस, जो हमने ये कैलकुलेट की हुई है 74,420 की। ठीक है, इनको यहाँ लिख लेते हैं और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो ये लिखी हुई है $6,420। इनको भी यहाँ लिख लेते हैं। अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है 68,000। ठीक, अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेल्स में से, लेकिन सेल्स तो गिवन ही नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें 32% मार्कअप का हिंट गिवन है। याद रखें कि मार्कअप हमेशा कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है, और यहाँ हमारी कॉस्ट का नेम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। मार्कअप का मतलब ये होता है कि कॉस्ट पर कितना प्रॉफिट है, और यहाँ पर इसी प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक हो गया, चलें हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि $68,000 का 32% बनता है 21,760। आपको पता ही है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स सब्ट्रैक्ट करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर रीअरेंज करें यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करें तो सेल्स आ जाती हैं। ठीक हो गया, सो ग्रॉस प्रॉफिट है 21,760 का, इसमें ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स 68,000 की, तो सेल्स बनती है 89,760, और इसको यहाँ एम्प्टी बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक हो गया, अब एक्सपेंसेस की बारी आ जाती है, तो एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले लिख लेते हैं रेंट एंड इंश्योरेंस, और यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर जो पेड हुई है वो है 6,750, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं रेंट 500 जो कि पेड इन एडवांस है। ठीक है, आपको ये बात याद है ना? और फर्दर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 600 इंश्योरेंस का, जो कि प्री पेमेंट है 3 मंथ्स की। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिगर बनती है 5,650। अब लिख लेते हैं वेजेस 8,300 की, और इसमें ऐड कर लेते हैं 300 फॉर अनपेड वेजेस, और ये बनती हैं 8,600। राइट, अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1,815 के, और इन अदर एक्सपेंसेस में $120 इंक्लूडेड है वेजेस एंड फ्लावर्स के। वैसे तो ये एसेट कंसीडर करना चाहिए, लेकिन स्टेला के बिजनेस की पॉलिसी ये है कि $150 से कम इनकट कॉस्ट हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे। राइट, लेकिन इन $120 में 1/3 स्टेला के अपने घर के लिए, तो ये तो ड्राइंग्स हो गई, बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है ये। फिर सो 120 का 1/3 जो कि बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और नेट अमाउंट बनती है 1,775। अब इन तमाम एक्सपेंसेस का टोटल बनता है 16,025, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 5,735। ठीक है, याद रखें कि 1 मार्क आपको करेक्ट सेल्स लिखने का मिलेगा, 1 मार्क आपको सही कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखने का मिलेगा, और 1 मार्क करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने और यहाँ लिखने का मिलेगा, और 1 मार्क दोनों प्री पेमेंट्स को आइडेंटिफाई और यहाँ ट्रीट करने का मिलेगा, 1 मार्क करेक्ट वेजेस लिखने का, और 1 मार्क करेक्ट अदर एक्सपेंसेस लिखने का मिलेगा, और 1 मार्क सही प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करने का मिलेगा, और यूं आपके 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि Stella's sales revenue was the same each month for the year to 31 March 2024. She is now considering selling on credit terms as well as for cash, और रिक्वायर्ड है
advise Stella whether or not to start selling on credit terms. Justify your answer by providing points for and against starting selling on credit. अच्छा जी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसकी सेग्रीगेशन कुछ यूं होगी कि 2 मार्क्स यानी कि 2 पॉइंट्स फेवर में लिखने के और 2 मार्क्स यानी कि 2 पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखने के मिलेंगे। और जस्टिफाई योर आंसर भी लिखा हुआ है, तो 1 मार्क आपको तब मिलेगा जब आप रिकमेंडेशन लिखेंगे। ठीक है, अगर हम फेवर की बात करें तो क्रेडिट सेल्स ऑफर करने से उसके कंपेटिटर्स के कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिससे ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम में खासा इजाफा हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलें इसको लिख लेते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग क्रेडिट सेल्स इज लाइकली टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा फेवर में पॉइंट ये बन सकता है कि चूंकि स्टेला के कंपेटिटर्स क्रेडिट पर भी सेल्स करते हैं, तो उनसे compete करने के लिए इसको भी क्रेडिट पर सेल्स करनी होंगी। ठीक है, चलें इसको भी लिख लेते हैं कि it would help Stella compete with rivals to increase the sales volume and hence the profit will also rise. Okay, ठीक हो गया। अब 2 पॉइंट्स अगेंस्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये बनती है कि क्रेडिट पर सेल्स वाली अमाउंट बहुत ही स्लोली बिजनेस को रिसीव होती है, जिससे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस लाइक पेमेंट्स टू सप्लायर्स वगैरह जो है वो इफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, चलें इसको लिख लेते हैं कि मनी वुड एंटर द बिजनेस मोर स्लोली विच कुड क्रिएट liquidity problems and make it difficult to manage day-to-day operational expenses. ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगेंस्ट में ये बन सकता है कि क्रेडिट पर सेल्स की वजह से इररिकवरेबल डेट्स होने के चांसेस बहुत ही ऑब्वियस हैं, क्योंकि हर क्रेडिट कस्टमर से पैसा वसूली की कोई खास गारंटी नहीं होती, जो कि बिजनेस का लॉस है। ठीक हो गया। ओके, चलें इसको लिख लेते हैं कि देयर इज अ रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट्स विच वुड डायरेक्टली रिड्यूस द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब रिकमेंडेशन देना भी जरूरी है 1 मार्क के लिए। आप कुछ भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप क्रेडिट सेल्स की फेवर भी रिकमेंड कर सकते हैं और यू मे आल्सो गो अगेंस्ट द क्रेडिट सेल्स, राइट। मैं फेवर में ही जाऊंगा क्योंकि क्रेडिट सेल्स की वजह से सेल्स ज्यादा होंगी, ठीक है, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ये भी ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत बैड डेट्स हो जाते हैं तो फिर भी बिजनेस अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में होगा। चलें इसको भी लिख लेते हैं कि स्टेला वुड स्टार्ट ऑफरिंग क्रेडिट सेल्स। दिस स्ट्रेटजी शुड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स even after accounting for the potential risk of irrecoverable debts. The business is likely to be in stronger financial position compared to its current all cash model. Next page पर लिखा हुआ है कि state the accounting principle which Stella is following when she treats payments for small items which may last longer than 1 year as revenue expenditures. स्टेला ने मटेरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो किया है। ये प्रिंसिपल कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ मटेरियल आइटम्स जो फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट हो, सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करना चाहिए। जब किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू इतनी छोटी यानी कि इममटेरियल हो कि अगर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई ना भी किया जाए तो फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजफुलनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे डायरेक्टली एक्सपेंस कहा जा सकता है। ठीक होगी जी। यहाँ ये देखें कि वेजेस एंड फ्लावर्स की कॉस्ट $120 थी। स्टेला के लिए ये इममटेरियल थी, उसने $150 का एक बेंचमार्क रखा हुआ था, इसीलिए उसने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट किया, चाहे वो नॉन करंट एसेट्स भी बन सकता था। अब इससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सिंपल रहे और क्रॉस बेनिफिट भी मेंटेन हुआ। चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं और वो ये है कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक हो गया। देन नीचे लिखा हुआ है कि 1 एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल इन 5D1। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल वहां पर ऊपर फॉलो किया गया है उसका एक एडवांटेज हमने लिखना है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ऑल्दो के वेजेस एंड फ्लावर्स की $120 की जो
की कॉस्ट को नॉन करंट एसेट्स ट्रीट किया जा सकता था क्योंकि लाइफ टाइम 1 ईयर से ज़्यादा है, लेकिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए स्टेला ने अपना टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों को सेव कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट करने की वजह से। ठीक हो गया। चलें इसको लिख लेते हैं कि इट सेव्स टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव costs because depreciation does not need to be calculated and charged for low valued non current assets। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है कि, और ये पार्ट ई है, लिखा हुआ है कि स्टेट 2 advantages of maintaining a full set of double entry accounting records। अच्छा जी, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 मार्क फॉर ईच एडवांटेज है। डबल एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का फुल सेट रखने का एक तो बेनिफिट ये होता है कि बिजनेस के फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में काफ़ी हेल्प हो जाती है और यूं बिजनेस एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल बेहतर हो जाता है। चलें इसको लिख लेते हैं कि इट अलाउज फॉर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है और मज़ीद ये कि फ्रॉड की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। चलें इसको भी लिख लेते हैं कि इट मेक्स द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस मोर एक्यूरेट एंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।